नमस्कार, के न्यूज की खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अब तक का सबसे बड़ा हेल्थ एक्शन की हम बात करेंगे। साथ ही उत्तराखंड में धामी सरकार ने दी राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत और बात पेट्रोल के निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लागू करने की हम बात करेंगे। और चलते चलते बात ट्रंप सी जिनपिंग मुलाकात की, किन मुद्दों पर बनी सहमति और कहां दिखे मतभेद, आखिर क्यों चीनी तोहफों को अमेरिका ने चीन में ही फेंक दिया, इन सारी खबरों को हम इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं और पहली अहम रिपोर्ट का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अब तक का सबसे बड़ा हेल्थ एक्शन सामने आया है। आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी करने वाले 200 से ज्यादा निजी अस्पतालों पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। 100 अस्पतालों को सस्पेंड किया गया है, जबकि 100 अस्पतालों का भुगतान रोक दिया गया है। सरकार का कहना है कि गरीबों के मुफ्त इलाज में धांधली और मानकों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आखिर किन वजहों से अस्पताल पर योगी सरकार की यह गाज गिरी है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। गरीबों के मुफ्त इलाज में सेंध लगाने वाले और धांधली करने वाले निजी अस्पतालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हंटर चल गया है। योगी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के मानकों की अनदेखी करने वाले 200 से ज्यादा निजी अस्पतालों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से ही भ्रष्टाचारियों और लापरवाहों पर लगातार सख्त रुख अपना रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा एक्शन लिया। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत तय मानकों का पालन नहीं करने वाले निजी अस्पतालों पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की। सरकार ने 200 से ज्यादा अस्पतालों पर अपना शिकंजा कसा है, इनको ब्लैकलिस्ट किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 100 अस्पतालों का भुगतान रोका है और 100 को निलंबित कर दिया है। ब्लैकलिस्ट किए गए 200 अस्पतालों पर गरीबों के इलाज में धांधली का आरोप है। एक्शन की बड़ी बातें, 100 अस्पताल निलंबित, मानकों को ताक पर रखने वाले 100 अस्पतालों के पैनल से सस्पेंड कर दिया गया है। 100 अस्पतालों का भुगतान रोका, संदिग्ध गतिविधियों और गड़बड़ी के चलते 100 अस्पतालों की पेमेंट पर तुरंत रोक लगा दी गई है। 45 से ज्यादा जिले रडार पर, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और गाजियाबाद समेत प्रदेश के 45 से ज्यादा जिलों के अस्पताल इस महाकार्रवाई की चपेट में आ गए हैं। ये सख्त कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीधे निर्देशों पर की गई, क्योंकि इन अस्पतालों ने आयुष्मान योजना के तहत निर्धारित प्रक्रिया और गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं किया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने आयुष्मान योजना में पंजीकरण के लिए 35 मानकों का पूरा करना अनिवार्य रखा है। ऐसे में बड़ी संख्या में अस्पतालों की धांधली सामने आई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के मानकों का उल्लंघन करने वाले 200 से ज्यादा अस्पताल इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रडार पर है। मानकों का पालन अनिवार्य, फायर, एनओसी, रजिस्ट्रेशन, डॉक्टरों की योग्यता, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी। नियम पूरे न करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई, फर्जी दस्तावेजों पर सख्ती, डॉक्टरों की डिग्री और विवरण के गलत इस्तेमाल की शिकायतों पर जांच, दोषी अस्पतालों के खिलाफ एक्शन। आपको बता दें कि 95% से ज्यादा अस्पताल सफलतापूर्वक HEM 2.0 पोर्टल पर माइग्रेट हो चुके हैं। कई बार निर्देश जारी करने के बावजूद लगभग 200 से ज्यादा अस्पतालों ने मानकों को पूरा नहीं किया। इनमें आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, अमेठी, अमरोहा, आजमगढ़, बागपत, बांदा, बाराबंकी, बरेली, मथुरा, मऊ, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर,
सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, जालौन, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर, रामपुर और सोनभद्र सहित कई जिलों के अस्पताल शामिल हैं। HEM 2.0 पोर्टल पर निगरानी, 95% अस्पताल पोर्टल पर माइग्रेट, 200 अस्पताल तय समय सीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके। NABH सर्टिफिकेशन पर जोर, सूचीबद्ध अस्पतालों को गुणवत्ता प्राधिकरण लेने के निर्देश, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने पर फोकस, ABDM आधारित HMIS और EHR सिस्टम लागू होगा, मरीजों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड सुरक्षित होगा। नई नियमावली के मुताबिक अस्पतालों के लिए निर्धारित 35 मानकों को पूरा करना अनिवार्य है, जिसमें पंजीकरण प्रमाण पत्र, फायर सेफ्टी NOC, इंफ्रास्ट्रक्चर, चिकित्सकों की शैक्षणिक योग्यता और HFR पंजीकरण सहित अन्य दस्तावेज शामिल। चिकित्सकों की डिग्री अथवा विवरण के अनुचित उपयोग की शिकायतों पर भी कार्रवाई की जा रही है। अस्पतालों में डिजिटल माध्यम से मरीजों के निस्तारण अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए ABDM सक्षम HMIS प्रणाली लागू होगी। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड प्रणाली से मरीजों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। फिलहाल योगी आदित्यनाथ सरकार की इस बड़ी कार्रवाई से संदेश साफ है कि गरीबों के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही और भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत पारदर्शिता और गुणवत्ता सुरक्षित करने के लिए सरकार लगातार सख्ती बरत रही है। नियमों का पालन न करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, जबकि डिजिटल हेल्थ सिस्टम और कड़े मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के जरिए मरीजों को बेहतर और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर सरकार का मुख्य फोकस। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली अहम रिपोर्ट की करेंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद DA अब 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार ने प्रदेश में विकास कार्यों, पार्किंग परियोजनाओं, पुलिस और फायर कर्मियों के आवास निर्माण समेत कई योजनाओं के लिए भी करोड़ों रुपए की मंजूरी दी है। वहीं ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को लेकर भी धामी सरकार ने कई बड़े फैसले किए। आखिर क्या हैं ये बड़े फैसले और किसे कितना फायदा मिलने वाला है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महंगाई भत्ते यानी कि DA में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब कर्मचारियों और पेंशनरों को 58% की जगह 60% DA मिलेगा। नई दर 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, जिससे लाखों परिवारों को सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा। सरकार ने सिर्फ कर्मचारियों को राहत ही नहीं दी, बल्कि प्रदेश के विकास कार्यों के लिए भी खजाना खोला है। करीब 50 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी गई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मियों के लिए आवास निर्माण पर भी बड़ा निवेश किया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन और पहाड़ी क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए अल्मोड़ा और चमोली में नई पार्किंग परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। साथ साथ ऊर्जा संरक्षण के लिए भी धामी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारा लक्ष्य है कि पहाड़ों से पलायन को रोका जाए तथा गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय निवासियों को नए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। इस दिशा में होम स्टे, जहां एक और देश विदेश के पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं, वहीं स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के भी नए अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। हमारी सरकार के प्रयासों से आज उत्तराखंड का नाम फिल्म शूटिंग के लिए भी एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है और हमको भारत सरकार ने मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में पुरस्कार से भी हमारा प्रोत्साहन किया है। विकास योजना और स्वीकृत धनराशि। विकास योजना, महंगाई भत्ता 2% की वृद्धि, राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई से राहत। अल्मोड़ा मौले खाल बाजार 5.91 करोड़ रुपए, वाहन पार्किंग निर्माण, जाम की समस्या से मुक्ति। चमोली ग्वालदम बाजार 61.57 लाख, वाहन पार्किंग निर्माण, स्थानीय व्यापारियों और पर्यटकों को सुविधा। सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर,
भारी भरकम राशि, पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवानों के लिए आवास निर्माण। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कार्मिकों और पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ते की दर में 2% की वृद्धि की है। अभी तक राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को अब तक 58% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था, जिसे अब बढ़ाकर 60% माह कर दिया गया है। ये नई दरें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। महंगाई के इस दौर में वेतन और पेंशन में होने वाली ये वृद्धि कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। इस ऐतिहासिक फैसले पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया। केवल महंगाई भत्ता ही नहीं, मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देने के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी है। इतना ही नहीं, सुरक्षा व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी खजाना खोल दिया गया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवानों के बेहतर रहन सहन के लिए आवास निर्माण हेतु भारी भरकम राशि स्वीकृत की गई है। पहाड़ों और पर्यटन केंद्रों पर पार्किंग की किल्लत को देखते हुए सीएम धामी ने अल्मोड़ा और चमोली के लिए विशेष वित्तीय मंजूरी दी है। वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा संरक्षण को लेकर धामी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ऊर्जा संरक्षण के लिए धामी सरकार की महत्वपूर्ण कदम। साप्ताहिक नो व्हीकल डे। इस निर्णय के तहत हर हफ्ते एक दिन वाहन निषेध दिवस मनाया जाएगा। इस दिन घर से काम को प्रोत्साहित किया जाएगा। नागरिकों से स्वैच्छिक रूप से इसका पालन करने की अपील की गई है। सरकारी वाहन फ्लीट में 50% कटौती। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन बेड़े में गाड़ियों की संख्या आधी कर दी जाएगी। सार्वजनिक परिवहन का प्रचार। सरकारी कर्मचारियों को बसों जैसी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। परिवहन विभाग को बस सेवाओं की संख्या और क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। एक से अधिक विभागों के अधिकारियों द्वारा एक दिन में अधिकतम एक वाहन का ही उपयोग किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्क फ्रॉम होम। सरकारी विभागों में बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने को बढ़ावा दिया जाएगा। निजी क्षेत्र में भी वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा। एसी का सीमित उपयोग। इसके तहत सरकारी और निजी इमारतों में एयर कंडीशनर के उपयोग को सीमित करने के प्रयास किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा। सरकारी वाहनों की खरीद में 50% इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य होंगे। राज्य में जल्द ही प्रभावी ईवी पॉलिसी लाई जाएगी और चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था। विजिट माई स्टेट अभियान के तहत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। विरासत, धार्मिक, वेलनेस, ग्रामीण और इको टूरिज्म सर्किटों का प्रचार प्रसार होगा। डेस्टिनेशन वेडिंग्स को प्रोत्साहन और सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था की जाएगी। प्रवासी भारतीयों को उत्तराखंड में छुट्टियां मनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मेरा भारत मेरा योगदान जैसे जन जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। मेड इन स्टेट अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ाई जाएगी तथा सरकारी खरीद में मेक इन इंडिया नियमों पर सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार के इन फैसलों से साफ है कि धामी सरकार एक तरफ कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत देने पर फोकस कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन सुविधाओं को भी मजबूत करने में जुटी है। डीए में बढ़ोतरी और विकास योजनाओं के लिए करोड़ों की मंजूरी से लोगों को लाखों में सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है और ब्रेक के बाद अगली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात अगली रिपोर्ट की करते हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन यानी एटीएफ के निर्यात पर लागत लगने वाले अतिरिक्त शुल्क में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने पहली बार पेट्रोल के निर्यात पर भी सीड यानी स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लागू कर दी है। नई दरें 16 मई 2026 से प्रभावी हो चुकी हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल, डीजल की कीमतों पर फिलहाल इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आखिर क्या है सीड, आपको बता दें SAED सरकार इसे क्यों लागू करती है और इससे आम लोगों को क्या असर आम लोगों पर पड़ने वाला है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन यानी एटीएफ के निर्यात पर लगने वाले शुल्क में बड़ा बदलाव किया है। नई दरें 16 मई 2026 से लागू हो चुकी हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल, डीजल की कीमतों पर इसका फिलहाल
कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल सैट एक ऐसा अतिरिक्त शुल्क है जिससे सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर हर 2 हफ्ते में तय करती है, ताकि घरेलू बाजार में ईंधन की सप्लाई प्रभावित न हो। नई अधिसूचना के मुताबिक अब पेट्रोल के निर्यात पर पहली बार 3 रुपए प्रति लीटर सेट लगाया गया है। वह डीजल पर यह शुल्क 16.5 रुपए प्रति लीटर और एटीएफ पर 16 रुपए प्रति लीटर तय किया गया है। आपको बता दें कि अप्रैल से कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल के पार जाने पर डीजल और एटीएफ पर यह शुल्क काफी बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब कीमतों में नरमी के बाद सरकार ने इसमें फिर कटौती की है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि पेट्रोल के निर्यात पर पहली बार चार्ज लगाया गया है। सरकार का मानना है कि इससे घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बेहतर बनी रहेगी। तो आखिर सेट कैसे काम करता है, सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्यों आने वाले दिनों में इसका असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ सकता है, आपको बताते हैं। क्या है नई दरें? नई अधिसूचना के मुताबिक अब पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर सेट लगेगा। वहीं डीजल पर 16.5 रुपए प्रति लीटर लगेगा। अगर बात करें एटीएफ की तो इस पर 16 रुपए प्रति लीटर लगेगा। फिलहाल तीनों पर RIC 0 रखा गया है। सेट एक तरह का अतिरिक्त उत्पाद चार्ज है जिसे सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर 2 हफ्ते में तय करती है। जब ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो रिफाइनरियों को निर्यात में ज्यादा मुनाफा मिलता है। ऐसे में कंपनियां घरेलू बाजार के बजाय विदेशों में ज्यादा ईंधन बेचने लगती हैं। इससे देश में सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसी स्थिति को रोकने के लिए सरकार सेट लगाती है ताकि निर्यात महंगा हो जाए और घरेलू आपूर्ति बनी रहे। यह व्यवस्था 27 मार्च 2026 से लागू की गई थी। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच घरेलू ईंधन सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पहली बार ये चार्ज लगाया था। बैंक में कितने दिन में क्लियर होता है चेक? पहले कितनी थी दरें? अप्रैल में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल के पार चली गई थी, तब सरकार ने डीजल पर सेट 55.5 रुपए प्रति लीटर और एटीएफ पर 42 रुपए प्रति लीटर कर दिया था। 1 मई को कीमतें कुछ नरम होने पर डीजल पर यह घटकर 23 रुपए और एटीएफ पर 33 प्रति लीटर रह गई। वहीं अब 16 मई को एक और कटौती के बाद डीजल 16.5 रुपए और एटीएफ 16 रुपए प्रति लीटर आ गया है। क्योंकि अब तक पेट्रोल निर्यात पर कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन सरकार ने इसे भी दायरे में इसलिए शामिल किया क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी नरमी के बाद भी निर्यात अभी भी रिफाइनरियों के लिए फायदे का सौदा बना हुआ है। वहीं सरकार का मानना है कि इससे घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बेहतर बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर सरकार का ये कदम घरेलू बाजार में पेट्रोल, डीजल और एटीएफ की सप्लाई को स्थिर बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम है। हालांकि फिलहाल आम उपभोक्ताओं को राहत है क्योंकि घरेलू ईंधन कीमतों पर कोई इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और मिडिल ईस्ट के हालात पर सरकार की नजर लगातार है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर वैश्विक बाजार में फिर बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है तो सेट की दरों में दोबारा बदलाव संभव है। फिलहाल के लिए सरकार का फोकस यही है कि देश में ईंधन की उपलब्धता बनी रहे और सप्लाई चेन पर किसी तरह का दबाव न आए। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा खत्म हो चुकी है, लेकिन उनकी वापसी से जुड़ा एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। खबर है कि जासूसी और डेटा चोरी होने के खतरे को देखते हुए अमेरिकी डेलीगेशन ने चीन से मिले तमाम गिफ्ट्स, तमाम उपहार, तोहफे, जिसमें बर्नर फोन, फ्रेश पास और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सामान या तो नष्ट कर दिए गए या फिर वहीं छोड़ दिए गए। आखिर ऐसा क्या था इन चीजों में
कि एयरफोर्स वन में ले जाने तक की इजाजत नहीं मिली और ट्रंप सी जिनपिंग की मुलाकात में किन मुद्दों पर सहमति बनी और कहां-कहां मतभेद दिखे, इस खास रिपोर्ट में देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 3 दिनों की चीन यात्रा भले ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन उनकी वापसी से जुड़ा एक बेहद हैरान करने वाला वाकया सामने आया है। डेटा चोरी और जासूसी की गहरी आशंका के चलते एयरफोर्स वन में कदम रखने से पहले ही चीनी अधिकारियों द्वारा दिए गए सारे तोहफे और इलेक्ट्रॉनिक सामान तो नष्ट कर दिए गए या फिर उन्हें वहीं छोड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वदेश लौटने की तैयारी के बीच अमेरिकी टीम ने उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा किया जो उन्हें चीनी मेजबानों से भेंट स्वरूप मिली थी। इनमें व्हाइट हाउस के कर्मचारियों को इस्तेमाल के लिए खास बर्नर फोन, डेलीगेशन पेन, क्रेडेंशियल जैसे कई अन्य चीजें शामिल थीं। सुरक्षा के मद्देनजर इन सभी सामानों को अमेरिका ने जाने के बजाय उड़ान भरने से ठीक पहले कूड़ेदान में फेंक दिया या पूरी तरह नष्ट कर दिया। अमेरिकी प्रेस टीम के साथ यात्रा कर रही न्यूयॉर्क पोस्ट की पत्रकार एमिली गुडिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वाकये की पुष्टि की। उन्होंने अपने पोस्ट में स्पष्ट लिखा कि हमने विमान के अंदर चीन से जुड़ा कोई भी सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। हम जल्द ही अमेरिका के लिए उड़ान भरने वाले हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम और सामान नष्ट किए जाने की खबरों पर व्हाइट हाउस या ट्रंप प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि ये कोई मनमाना फैसला नहीं था, बल्कि ये अमेरिका की हाई लेवल काउंटर इंटेलिजेंस और सुरक्षा रणनीति का एक अहम हिस्सा है। दरअसल जब भी अमेरिकी अधिकारी किसी ऐसे देश का दौरे पर जाते हैं जहां जासूसी का खतरा हो, तो प्रोटोकॉल के तहत वे वहां मिले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और संवेदनशील चीजों को नष्ट कर देते हैं। इससे ट्रैकिंग, बगिंग या डेटा हैकिंग की कोई गुंजाइश नहीं बचती। आइए आपको बताते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो फेंकी गईं। बर्नर फोन्स यात्रा के दौरान स्थानीय चीनी नेटवर्क पर इस्तेमाल के लिए स्टाफ को दिए गए अस्थायी मोबाइल फोन। गिफ्ट्स और स्मृति चिन्ह चीनी मेजबानों द्वारा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को दिए गए सभी उपहार। क्रेडेंशियल्स और प्रेस पास कार्यक्रम को कवर करने और सुरक्षा जांच के लिए चीन द्वारा जारी किए गए आईडी कार्ड। लैंप पिन्स प्रतिनिधिमंडल की पहचान के लिए दिए गए छोटे बैच। एक तरफ हाई लेवल काउंटर इंटेलिजेंस है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बीजिंग में हुई शिखर बैठक में आर्थिक और भू राजनीतिक मुद्दे उभरे, जहां कुछ अहम समझौते पर सहमति बनी, लेकिन कुछ मामले में मतभेद स्पष्ट रहे। ट्रंप शी मुलाकात में क्या खास? व्यापार को संतुलित करने और अमेरिकी किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए चीन ने अमेरिका से कृषि उत्पादों की भारी खरीद के सौदे को अंतिम रूप दिया। ताइवान के मुद्दे पर चीन ने सख्त रुख अपनाते हुए अमेरिका को अपनी रेड लाइन और हद में रहने की चेतावनी दी और हस्तक्षेप न करने को कहा। अमेरिकी प्रशासन ने चीनी बाजार तक अपनी कंपनियों की पहुंच का विस्तार करने पर जोर दिया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विदेशी कंपनियों के लिए अपने दरवाजे खोलने की बात कही ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके। दोनों नेताओं के बीच ईरान के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। चीन ने संकेत दिया कि इस क्षेत्र में अमेरिका इजराइल का संघर्ष शुरू ही नहीं होना चाहिए था। तनावपूर्ण व्यापार युद्ध और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के बीच दोनों नेताओं ने संबंधों को स्थिर करने की दिशा में प्रगति की ताकि वैश्विक बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थिरता लाई जा सके। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप लगभग 9 सालों के लंबे अंतराल के बाद चीन के दौरे पर गए थे। इस यात्रा के दौरान उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से 7वीं बार आमने सामने मुलाकात हुई। सुरक्षा से जुड़ा ये कड़ा कदम जोंगनानहाई लीडरशिप कंपाउंड में दोनों नेताओं के अंतिम दौर की बैठकों के बाद उठाया गया। ये वही ऐतिहासिक और बेहद सुरक्षित परिसर है जहां बैठक के बाद दोनों दिग्गजों ने सदियों पुराने पेड़ों और पारंपरिक चीनी वास्तुकला के बीच कुछ वक्त टहलते हुए बिताए थे।
लेकिन इन सब के बीच चीनी अधिकारियों द्वारा दिए गए सारे तोहफे और इलेक्ट्रॉनिक सामान को नष्ट करना और फेंका जाना सुर्खियों में है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।